हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और इस निशुल्क शिक्षा के माध्यम से हमने पहले प्रीलिम्स परीक्षा को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा और अब हम मेंस परीक्षा के एक महत्वपूर्ण विषय सोशियोलॉजी को निशुल्क रूप से पढ़ रहे हैं। इस जुलाई माह में हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह खत्म कर लेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। आप बड़े निश्चिंत तौर पर इसे पढ़ सकते हैं। हम इसे जुलाई में समाप्त कर लेंगे क्योंकि अभी मूलभूत अवधारणाएं विषय के रूप में हमें पढ़नी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले विषय को हम आसानी से समझ सकें। आज इसी तरीके का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का, जिसे हम कल्चर या संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है इसे अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग अर्थों में उपयोग किया जाता है। आम जिंदगी में हम अलग संस्कृति कहते हैं या संस्कृति का अलग अर्थ निकलता है, वहीं इतिहास में जब शब्द यूज होता है तो उसका कुछ और अलग अर्थ निकलता है। वहीं मानव शास्त्र में जब ये सब्जेक्ट यूज होता है या शब्द यूज होता है तो उसका कुछ अलग होता है, जबकि सोशियोलॉजी में एक बहुत विशिष्ट अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। आज उसी पर फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस के 10 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम संस्कृति की बात करने वाले हैं। इसी से जुड़े हुए 2 टॉपिक मानदंड और मूल्य भी होंगे, जो इसी से जुड़े हुए संरचना के रूप में हमें पढ़ना है। यहाँ एक टॉपिक है संस्कृति और सभ्यता की अवधारणा। यहाँ ये टॉपिक भी लगभग हमारा इसी पॉइंट में कवर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। जब एक बार हम इस सिलेबस को पहली यूनिट को पढ़ लेंगे तो फिर बहुत अच्छे कंटेंट है आगे। एक एक टॉपिक में या एक एक लेक्चर में हम 2-3 विषयों को पढ़ पाएंगे, 2-3 टॉपिक को पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति क्या होता है? एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप समझ गए तो आपके नेत्र चक्षु खुल जाएंगे, थोड़ा सा आपको विशेष सोशियोलॉजी समझ आने लगेगा। एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, मानव इसलिए मानव है कि उसके पास संस्कृति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव इसलिए मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है। और इस लाइन पर मैं आगे बहुत बातें करने वाला हूं, लेकिन हम बेसिक दिमाग को समझ आए ऐसी कुछ सामान्य सी बातों पर पहले फोकस कर लेते हैं, फिर इस लाइन पर आऊंगा। संस्कृति माने कल्चर। मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं सोशियोलॉजी शब्द के बारे में आपको ज्ञान दूं कि सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के कल्टे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सभ्यता। वो इतिहास का विषय है, इतिहास में इस तरीके से पढ़े जाना चाहिए। हम संस्कृति सोशियोलॉजी के रूप में पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र में संस्कृति का अर्थ मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार अर्थात लर्न्ड बिहेवियर के लिए किया जाता है। मतलब मनुष्य द्वारा जो सीखा हुआ व्यवहार होता है वही उसकी संस्कृति सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कही जाती है। अब ये बात मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं इसे। मानव के व्यवहार के कई पक्ष होते हैं। एक इंसान जो कि इस जीवन में व्यवहार करता है वो 3 पक्षों या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन दिखाता है। सबसे पहला होता है जैविकीय व्यवहार अर्थात बायोलॉजिकल बिहेवियर। देखो, आप सबने देखा होगा कि किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को ज्यादा खाना पसंद है, किसी को कम खाना पसंद है, किसी को ज्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है, किसी को नींद ज्यादा आती है, कोई आलसी प्रवृत्ति का होता है, किसी का जो बिहेवियर है वो ज्यादा स्पीड से चलने का होता है, कोई धीरे धीरे चलता है। तो ये जो हमारे शरीर द्वारा कार्य किया जा रहा है इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल व्यवहार या जैविक व्यवहार। ये मनुष्य का पहला इंप्लीमेंटेशन, मतलब मनुष्य व्यवहार में हमें क्या क्या चीजें दिखाता है 3। अभी हम संस्कृति पर नहीं आए, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि एक मनुष्य 3 अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाता है। दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक व्यवहार। मनोवैज्ञानिक व्यवहार या साइकोलॉजिकल बिहेवियर कहा जाता है इसे। इसमें हमारा सोचना, कुछ बच्चे बहुत सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ बहुत साहसी होते हैं। ये हमारे जो गुण होते हैं वो भी हमारे अनुवांशिक गुणों के रूप में होते हैं और जैविकीय व्यवहार भी अनुवांशिक गुणों के रूप में होता है। तीसरा होता है सामाजिक व्यवहार। अब यहां से काम की बात शुरू होती है, अर्थात 3 प्रकार के व्यवहार मनुष्य दर्शाता है। पहला होता है जैविक व्यवहार, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक व्यवहार और तीसरा होता है सोशल बिहेवियर अर्थात सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार किसे कहते हैं?
जब हम किसी से बात करते हैं तो कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आवाज का स्तर कैसा है, ये वाली बातें। साथ में हमें उसे प्रणाम करते हैं, उससे चिल्लाकर बात करते हैं, उससे बहुत सॉफ्ट वे में बात करते हैं, ये हमारा जो व्यवहार है इसे हम कहते हैं सामाजिक व्यवहार। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मनुष्य की जिंदगी का निचोड़ देखा जाए तो वो 3 प्रकार के बिहेव को दर्शाता है। पहला होता है जैविक व्यवहार या बायोलॉजिकल बिहेवियर, दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिकल बिहेवियर, और तीसरा होता है सामाजिक व्यवहार। हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो ना तो जैविक व्यवहार को शामिल किया जाता है, ना मनोवैज्ञानिक व्यवहार को शामिल किया जाता है। किसी भी मनुष्य का जो सामाजिक व्यवहार है, जो कि वो अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से, अपने स्कूल से, अपने समाज से सीखता है, यही व्यवहार उसका संस्कृति कहलाता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक मनुष्य अपने जीवन में 3 काम ही कर सकता है, 3 ही चीजें दिखाता है, उसको जब आप देखेंगे तो उसमें ये 3 चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। पहला होता है जैविक बिहेवियर, मतलब बायोलॉजिकल बिहेवियर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ये दोनों उसके अनुवांशिक गुण होते हैं, जबकि तीसरा वाला जो व्यवहार होता है, तीसरी वाली जो चीज है सोशल बिहेवियर, ये उसके मम्मी पापा के गुणों से, मतलब मम्मी पापा से उसके संबंध हो, उसके परिवार के एटमॉस्फियर से, उसके स्कूल के एटमॉस्फियर से, उसके दिमाग की क्षमता जितनी विकसित हुई है, इन सब बातों से डिसाइड होता है। और यही जो सोशल बिहेवियर है, इसी को जब हम किसी एक निश्चित शब्द से बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। आप याद रखेंगे संस्कृति क्या है? मनुष्य का सामाजिक व्यवहार ही उसकी संस्कृति को प्रेजेंट करता है। संस्कृति के अंतर्गत हम जैविकीय व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक व्यवहार को नहीं लेते। संस्कृति मानव व्यवहार का वह पक्ष है, मनुष्य के बिहेवियर का वह हिस्सा है जिसे व्यक्ति अपनी समाज के सदस्य होने के रूप में सीखता है, जैसे भाषा, जैसे वस्त्र, जैसे परंपराएं, जैसे धर्म, ये सारी चीजें जो मनुष्य हमें दिखाता है। देखिए, उसका 6 फीट की हाइट का हो जाना या 4 फीट का हाइट हो जाना उसकी संस्कृति को नहीं दर्शाता है, अर्थात उसका जैविक बायोलॉजिकल बिहेवियर नहीं दर्शाता है। उसका गुस्से वाला होना या उसका शांत होना ये उसके बिहेवियर को नहीं दर्शाता है, लेकिन उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके कपड़े, उसकी परंपराएं, उसकी विचारधाराएं, ये सब दर्शाती हैं उसके सोशल बिहेवियर को, जो कि अंततः उसकी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बहुत सामान्य रूप से हम इसे समझें, बहुत कोई बड़ी कठिन चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। एक मनुष्य अगर मेरे सामने आया तो वो 3 चीजें मेरे सामने दिखाएगा, या मैं उसमें 3 चीजें देख सकता हूं। एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है साइकोलॉजिकल, और तीसरी होती है उसकी सोशल। तो उसकी ये जो सोशल सामाजिक चीजें हैं, इन्हीं को एक शब्द से पहचान लिया जाए, उसे हम संस्कृति कह देते हैं। अर्थात किसी मनुष्य द्वारा अपनी समाज से सीखा हुआ वह व्यवहार जो उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसके धर्म परंपराओं के रूप में दिखाई देता है, वही उसकी संस्कृति कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत कॉमन परिभाषा हमने देखी है संस्कृति की। टाइलर नाम के जो समाजशास्त्री हैं, उनकी एक प्रिमिटिव कल्चर नाम की बुक है, उसमें एक परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा है? संस्कृति समस्त सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा और अन्य क्षमताएं, आदतें जो व्यक्ति किसी समाज के सदस्य होने के नाते अर्जित करता है, सम्मिलित है। सीधे सीधे टाइलर कह रहे हैं कि मनुष्य समाज में जन्म लेने के बाद जो चीजें सीखता है, कला, साहित्य, विज्ञान, सब कुछ उसमें शामिल है। ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, व्यवहार, विधि, प्रथा, परंपरा, धर्म, सब कुछ उसकी संस्कृति कहलाता है। लेकिन शर्त है कि ये उसका समाज में रहकर के सीखने वाला हिस्सा होना चाहिए, ना कि वो पिछले जन्म से सीख करके आया हो। वो वाला हिस्सा मान्य नहीं होगा, वो जैविकीय बिहेवियर कहलाएगा। बहुत सामान्य शब्दों में टाइलर समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे देखने वाले स्टूडेंट होंगे उनको आधों को अभी भी समझ में नहीं आई होगी, और मुझे ये पता था कि समझ नहीं आएगी, इसलिए फिर से शुरू करते हैं। अब एक नई तरीके से इस बात को समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप एक सामान्य सी बात समझिए, यहां आपको फोटो दिखाई दे रहे होंगे, एक मानव का फोटो, एक मनुष्य है, एक मछली है, एक मछली माने ये डॉल्फिन है, ये गाय का बच्चा है, एक चिड़िया है और एक कुत्ता है।
आप अपने आसपास नजर डालिए कि इन सब लोगों का परिवार क्यों नहीं होता, इन सब लोगों में विवाह क्यों नहीं होता, इन सब लोगों की कोई समाज सोसाइटी क्यों नहीं होती, इन सब लोगों की कोई संस्कृति क्यों नहीं होती। ये जब बात अपने दिमाग में आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगे कि यार मनुष्य ही एक स्पेशल ऐसा प्राणी है जिसमें ये सब पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है या मनुष्य ऐसा क्यों है, हम उस पर फोकस करते हैं। पहले मैं अपने शब्दों में समझाऊं, फिर लेस्ली वाइट क्या कहते हैं समाजशास्त्री, उस पर बात करेंगे। देखो, मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति क्यों बना जिसने आगे चलकर समाज का निर्माण किया और फिर उसने बहुत सारे आविष्कार करके अपने जीवन को आसान बना लिया। बहुत कॉमन बात है, समझिएगा। इतनी सी सामान्य सी बात है कि ये जो मछली होती है वो भी समूह में रहती है लेकिन उनका परिवार नहीं होता। आप कुत्ता देखिए, कुत्ता भी समूह में रहता है लेकिन उसका भी परिवार नहीं होता, समाज नहीं होता, ना उनके पास कुछ और होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक विशेषता मनुष्य को भगवान ने जो दी थी उसका उपयोग करके हमने कुछ विकसित किया। भगवान ने हमको क्षमता दी थी प्रतीक निर्माण करने की, प्रतीक निर्माण कर लेने की क्षमता। ये बात थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ा कठिन शब्द है, प्रतीक निर्माण करने की क्षमता। आप इसे ऐसे समझिए कि जब इस दुनिया में पहली बार पृथ्वी बनी होगी तो मनुष्य तो सबसे पहले नहीं आया होगा, फिर कौन आया होगा? तो जब पृथ्वी पहली बार बनी तो पहले जलीय जीव आए, मछली आई होगी, मगरमच्छ आया होगा, या जल में रहने वाले जो हजारों वैरायटीज के जीव होते हैं वो आए होंगे। उसके बाद स्थलीय जीव आए होंगे, उसके बाद कहीं जाकर हमारा विकास हुआ। लेकिन अगर आज हम देखें तो इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मनुष्य है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने अपने जीवन में केवल एक काम किया और वो काम था प्रतीक निर्माण करने की क्षमता या प्रतीक निर्माण। ये क्या होता है प्रतीक निर्माण? प्रतीक निर्माण बोल रहे हैं सर आप, ये होता क्या है? प्रतीक निर्माण का मतलब सोचिए कि शुरुआत में जब पृथ्वी पर एक मनुष्य, दो मनुष्य, चार पांच मनुष्य आए होंगे तो उन्होंने ये काम किया। उन्होंने ये जो ऐसी कुछ एक संरचना थी इसका एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया कि ये पेड़ है। और जब इसको नाम दे दिया तो फिर यहां बैठी हुई एक चिड़िया को चिड़िया नाम दे दिया गया। तो किसी भी वस्तु को कोई नाम दे देना ही कहलाता है प्रतीक निर्माण कर लेना। क्या कहलाता है? प्रतीक निर्माण कर लेना। मनुष्य ने इन दूसरे जीवों की अपेक्षा केवल एक ही अलग काम किया, वो था चीजों को नाम दे देना। अब क्या हो गया? बहुत सारे मनुष्य भी धरती पे रहते थे शुरुआत में, बहुत सारे कुत्ते भी, शेर भी, बिल्ली भी, और सारे जीव बहुत सारे मात्रा में मनुष्य पृथ्वी पर रहते थे। लेकिन एक मनुष्य को जब अपने मन का कोई विचार, उसके मन में कोई विचार आया हो और उसके मन के कोई विचार को जब उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति तक उसे कोई बात पहुंचानी होगी, तो मानो कि अगर आज हमारे पास नहीं होती ये चीज प्रतीक निर्माण, कि आज आप और मैं, हम दोनों बात क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं इसको बोर्ड कहता हूं, आप भी इसे बोर्ड कहते हैं। मैं इसे पेन कहता हूं, आप भी इसे पेन कहते हैं। मैं इसे बाल कहता हूं, आप भी इसे बाल कहते हैं। मैं इसे शर्ट कहता हूं, आप भी इसे शर्ट कहते हैं। तो जब मैं शर्ट कहता हूं तो मैं वही बात आप तक पहुंचा पाता हूं जो मेरे दिमाग में है। तो स्टार्टिंग में जब पृथ्वी बनी होगी, ये जो पृथ्वी बनी होगी, इस पृथ्वी पर जो शुरुआती मानव रहे होंगे, शुरुआत के जो मानव रहे होंगे, उन मानवों ने क्या किया होगा? एक काम किया होगा और वो काम था प्रतीक निर्माण करने का काम। उन्होंने हर चीज को नाम देना शुरू किया होगा कि ये पेड़ है, ये मिट्टी है, ये पक्षी है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है। इससे हुआ क्या होगा? इससे हुआ ये होगा कि एक मनुष्य उसके मन में जो भी सोच रहा होगा वो दूसरे मनुष्य को कह पाया होगा। जब मनुष्य को कुछ कहना होगा कि चिड़िया उड़ रही है, तो अगर वो चिड़िया को चिड़िया नहीं कहता या नाम नहीं देता तो कैसे बोलता कि चिड़िया उड़ रही है? इससे क्या हुआ कि एक मनुष्य अपने विचार दूसरे मनुष्य को दे पाया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारे जैसे और भी जीव रहे होंगे, जैसे कुत्ता रहा होगा, जैसे शेर रहा होगा, ऐसे ही हाथी रहा होगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो केवल मनुष्य धीरे धीरे विकसित होता गया, लेकिन ये कुत्ते, शेर, हाथी कोई भी विकसित नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में संघर्ष करता है।
और कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता है। और वो ज्ञान जो वो अर्जित करता है, अब आप यहां से ये वाली अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पूर्वजों की वो पहली पीढ़ी जो मनुष्य के रूप में रही होगी, हम बंदर से ट्रांसफॉर्म होकर मनुष्य बने, वो पहली पीढ़ी जिसने 100 साल 200 साल जमीन पर बिताए होंगे और उसने कुछ सीखा होगा कि दो पत्थरों को ऐसे रगड़ने पर आग जलती है। जब इसका कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो उसने उस भाषा या उस प्रतीक निर्माण की शक्ति से इस बच्चे को यह बात सिखा दी होगी। अर्थात हुआ क्या होगा कि एक मनुष्य ने अपने 2 साल 200 साल या 100 साल या 80 साल की जिंदगी में जो कुछ भी सीखा होगा वो अपनी औलाद को 4-5 महीनों में सिखा दिया होगा। इससे क्या हुआ कि जो पहली पीढ़ी थी मानव की, वो तो बहुत गंवार थी, समझदार नहीं थी, मतलब आदि मानव टाइप की थी। लेकिन इस पीढ़ी ने 60 साल 70 साल में जो कुछ सीखा वो अपनी अगली पीढ़ी को सिखा दिया। ये अगली पीढ़ी बनी। इस अगली पीढ़ी ने 60 साल में जो सीखा वो और अगली पीढ़ी को सिखा दिया, और इसके बाद फिर नई पीढ़ी आते आते हम तक ये बात पहुंच चुकी है। अब जब भी हमारा कोई बच्चा पैदा होता है तो हम स्कूल के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से उसे वो सब कुछ सिखा देते हैं जो आज तक हम लोगों ने सीखा हुआ है। देखो, मैंने वो सब कुछ सीखा जो मेरे पापा ने अपनी जिंदगी में सीख लिया था, वो मुझे उन्होंने शुरुआत के जन्म के 1-2 साल में ही सिखा दिया। मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी में जो जिया होगा, जो सीखा होगा, वो सब कुछ उन्होंने मेरे पापा को 2 साल 3 साल की उम्र तक सिखा दिया होगा। उसके बाद उन्होंने और ज्यादा सीखना शुरू किया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि हमारे मनुष्यों की जो पहली पीढ़ी थी उसने कुछ थोड़ी सी बात सीखी होगी, उसने अगली पीढ़ी को फिर और थोड़ी सी बात सिखा दी होगी, तो इस नई पीढ़ी के बाद 2 बातें हो गई होंगी, जो इसके पिताजी ने सीखी और जो इसने सीखी। तीसरी पीढ़ी के बाद 4 चीजें हो गई होंगी अगली पीढ़ी, और आज तक हम धीरे धीरे विकसित रूप में आ गए। आज हम देखो तो हमें खाना कैसे खाया जाता है ये भी याद है, पानी किसे पिया जाता है ये भी याद है, और आजकल हमारी जो मनुष्य की जो संतानें होती हैं, औलादें होती हैं, वो एडवांस होती हैं। एडवांस होगी ही, ये सामान्य रूल है। क्यों होगी? क्योंकि आज तक हमने जो सीखा था वो हमने उसके 2 या 3 साल की उम्र में सब कुछ उसे सिखा दिया। ये जो सब कुछ हमने उसे सिखा दिया, अब उसके आगे का सीखना शुरू करेगा ना, इतना तो वो सीख चुका है, अब वो उसके और आगे सीखना शुरू करेगा, और इससे क्या होगा, मनुष्य धीरे धीरे तरक्की करते जाएगा। और इसी तरक्की से मनुष्य ने तरक्की करते हुए क्या बना दी? समाज बना दी। और ये जो समाज बनी, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है एक पीढ़ी द्वारा, अपने द्वारा जो सीखा गया है पूरी जिंदगी में, वो आने वाली पीढ़ी को सिखा देना। ये सिखा देना ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। अर्थात हमारी पिछड़ी पीढ़ियों ने जो कुछ भी सीखा था वो अगली पीढ़ी को सिखा दे। कपड़े पहनना सिखा दे, बाथरूम करते सिखा दे, नहाते सिखा दे, खाना खाते सिखा दे, कंप्यूटर चलाते सिखा दे, मोबाइल चलाते सिखा दे। ये सब कुछ जो पिछली पीढ़ी ने हमें सिखाया, ये सब हमारी संस्कृति कहलाता है। अब सोचो कि कुत्ते में, बिल्ली में, शेर में, हाथी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज हाथियों का कोई परिवार, हाथियों की कोई सेना, हाथियों का कोई झुंड क्यों नहीं होता? इसलिए कि हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो हाथी के बच्चे को सब कुछ उसी शुरुआत से सीखना पड़ता है जो मनुष्य ने पहली बार में सीखा था। उसे हाथी के बच्चे को खाना खाना सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये नहीं है, क्या नहीं है? प्रतीक निर्माण करने की क्षमता नहीं है। इसलिए हाथी की जो मम्मी होती है वो हाथी के बच्चे को बोलकर ये नहीं बता पाती कि खाना ऐसे खाया जाता है, पानी ऐसे पिया जाता है। उसे देख देख कर सीखना पड़ता है, और इस देख देख कर सीखने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। केवल वो उन्हीं बातों को सीख पाता है जो उसके पापा ने या उसकी मम्मी ने सीखी थी। अगली पीढ़ी आती है, वो भी केवल उतना ही सीख पाती है जितना कि उसके मम्मी पापा सीख पाए। इस कारण हुआ क्या? इस कारण ये कुत्ते की जो पहली पीढ़ी थी दूसरी पीढ़ी को कुछ दे ही नहीं पाया, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाया, चौथी पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाया, 5वीं पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाया। तो ये जो 5वीं पीढ़ी या जो आज हमारे सामने कुत्तों की एक पीढ़ी जन्म लेती है, वो वैसी ही है ढोर, जिसको कुछ नहीं याद है, जिसको ना खाना खाते याद है, ना पानी पीते याद है, ना कपड़े पहनते याद है, ना सोते याद है, ना कुछ और कुछ नहीं याद है। इसीलिए वो जानवर रह गए और हम मनुष्य बन गए।
आप शायद ये तो तामझाम समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां एक विशेष बात हम आपको बताना चाहते हैं, और वो विशेष बात क्या है कि ये जो सब लोग थे, मानव को छोड़कर ये बाकी सब लोग, इनके पास एक चीज नहीं थी, और वो क्या नहीं थी कि ये अपने जो जिंदगी भर में सीखा था वो अपनी संतानों को नहीं सिखा पाए। तो ये जो नहीं सिखा पाए इसलिए वो वैसे के वैसे रह गए। मनुष्य इस रूप में बंदर के रूप से धीरे 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 तरक्की करते हुए मानव, और आज चांद पर जाने वाला मानव बन गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है उसके अंदर की एक ऐसी कोई चीज जो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखा देता है, और वो चीज ही क्या कहलाती है? वो चीज है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? मनुष्य द्वारा सीखा हुआ ज्ञान, व्यवहार, आदतें, परंपराएं, सब कुछ संस्कृति कहलाती हैं। समाजशास्त्र में आपको यही आंसर करना है। लेस्सी वाइट नाम के एक समाजशास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि मानव की उन 5 विशेषताओं का उल्लेख किया जिनके कारण मानव द्वारा संस्कृति का निर्माण किया गया। ये तो 5 चीजें बताते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज के आधार पर पूरी बात एक्सप्लेन की कि कैसे मनुष्य ने संस्कृति को, और संस्कृति ने कैसे मनुष्य को विकसित रूप दे दिया। संस्कृति ना होती तो मनुष्य आज चांद पे नहीं जा पाता, मोबाइल फोन नहीं बना पाता, या कुछ भी नहीं कर पाता। संस्कृति ही वो तत्व है जिसकी वजह से आज हम इतने ज्यादा एक्टिव या विकसित रूप में हैं, ये आप मान लीजिए। तो सीधी परिभाषा बनेगी, संस्कृति में उन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है जो मानव द्वारा समाज में रहकर सीखा जाता है। अर्थात समाज में रहकर मनुष्य द्वारा सीखे गए ज्ञान, व्यवहार, परंपराओं, धर्म या विचारों आदि के कॉम्बिनेशन को संस्कृति कहते हैं। सीधे खड़े होने की करने की क्षमता, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जाने वाले हाथ, तीक्ष्ण केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क और प्रतीक निर्माण करने की क्षमता, इन 5 विशेषताओं के कारण मनुष्य जो है वो जानवरों से आगे निकला और उसने एक समाज का निर्माण किया। समाज में उसने विकसित रूप धारण किया और आज वो चांद पर भी घर बनाने लगा। अब आप सोचिए कि अगर आपके दादाजी ने पहले, या दादा परदादा की 50वीं पीढ़ी ने पहली बार गुफा में रहते होंगे, वो उन्होंने घर बना लिया होगा, तो जब घर बनाते उन्होंने पूरी जिंदगी खर्च कर दी होगी घर बनाते सीखने में, लेकिन अगली जो पीढ़ी आई होगी उन्होंने घर बनाना और उस अगली पीढ़ी को केवल 2-4 महीने, 6 महीने, 1-2 साल में सिखा दिया होगा। अब अगली पीढ़ी का काम था कि उस घर में फिर सजावटी चीजें बना लेना, फिर अगली पीढ़ी ने सजावटी चीजें बनाई होगी, तो वो अगली पीढ़ी ने वो सब कुछ 1-2 महीने, 4 महीने में सीख लिया होगा। इससे धीरे 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 मनुष्य विकसित होता गया। तो आज तक मानव के शुरुआत से लेकर वर्तमान तक हमारे मानव ने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो कुछ सीखा है, वो सीखा हुआ हिस्सा ही उसकी संस्कृति है। बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब आगे हम इसके विभिन्न बातों पर, पक्षों पर बात करें, उससे पहले एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि संस्कृति में हमें पढ़ना क्या क्या है। बहुत कॉमन सी बात है, संस्कृति में क्या पढ़ना है। अति लघु उत्तरी प्रश्न में ऐसे 2-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। संस्कृति से क्या आशय है, संस्कृति की परिभाषा लिखो, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति विलंबना क्या है, भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 7 नंबर में प्रश्न मिलेंगे, संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए, संस्कृति के उपादान अंग कौन कौन से हैं, संस्कृति किसे कहते हैं इसके भेद बताइए, संस्कृति का महत्व बताइए। और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। संस्कृति की को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, संस्कृति किसे कहते हैं इसके अंग बताइए, संस्कृति का आशय स्पष्ट करते हुए भौतिक और अभौतिक संस्कृति के विस्तार से समझाइए या संस्कृति के दोनों पक्षों को समझाइए। ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब हम कॉमनली ये समझ चुके हैं कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का वह भाग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात मानव अपनी मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो कुछ सृजित करता है, जो कुछ बनाता है, वे सब उसकी संस्कृति के अंग बन जाते हैं। अर्थात हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से जो मूल्य, जो मानक, जो प्रतिमान, जो वस्तुएं, जो कला, जो साहित्य, जो ज्ञान हमको सिखाया गया, वही हमारी संस्कृति हो गई। लिंडिस नाम के एक समाजशास्त्री ये क्या कहते हैं,
संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। कितनी सरल बात है। लेडिस नाम के लेडीज कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेडीज क्या कह रही है? लेडीज कह रही है कि एक व्यक्ति जिसमें जन्म लेता है और मृत्यु तक उसी में बना रहता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वही उसकी संस्कृति है। आगे बढ़ते, बड़ी सरल सी परिभाषा है। ब्रून और सेल्जेनिक नाम के दो समाजशास्त्री, बहुत कॉमन, एक बहुत शब्द में ही इसको परिभाषित कर देते हैं। संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न भी आते हैं, किस समाजशास्त्री ने संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा? तो ब्रूम और सेल्जेनिक ने इसे सामाजिक विरासत कहा। सामाजिक विरासत क्या होती है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने सीख करके हमारी औलादों को सिखा दी, वो हमारी क्या हो गई? संस्कृति। अर्थात आपके मम्मी पापा। अब यहां आप समझना, नेरो माइंडेड मत हो जाना। जब मैं बोल रहा हूं कि हमने सिखा दी अपनी औलादों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हमारे केवल अपने बच्चों को, आपके पड़ोसियों ने आपको, आपके माता पिता ने, आपके गुरुओं ने, आपके समाज ने, आपके शिक्षकों ने, आपके विद्यालय ने, आपके शहर ने जो कुछ आपको सिखाया वो सब आपकी संस्कृति है। क्योंकि हम किसी एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण मानव समाज की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण मानव समाज द्वारा जो ज्ञान अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है, जो परंपराएं, जो विश्वास, जो विचारधाराएं, जो आदतें सौंपी जाती हैं, वो सब उसकी संस्कृति है। संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं ब्रूम और सेल्जेनिक। ऐसे ही हर्स्कोविट्ज कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। देखो, ये पर्यावरण मतलब यहां क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि ये संपूर्ण विश्व में जो कुछ भगवान ने बनाया था वो प्राकृतिक था, उसके अलावा जो कुछ मनुष्य ने बनाया वो सब मानव निर्मित हिस्सा ही उसकी संस्कृति है। तो मानव पर्यावरण का मानव निर्मित अंग ही संस्कृति है। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी परिभाषा हर्स्कोविट्ज ने दी। एक परिभाषा में और मेरे दिमाग में आ गई, मैं बता देता हूं। राधा कमल मुखर्जी, क्या नाम है? राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि संस्कृति, क्या संस्कृति मानव जीवन में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन और फूलों में खुशबू, उसी प्रकार मानव जीवन में संस्कृति व्याप्त है। बहुत कॉमन सी और बहुत अच्छा कोटेशन है, बहुत अच्छी परिभाषा है। मैं जब भी निबंध वाला पेपर करता हूं तो उसमें ये संस्कृति वाले पोर्शन में ये लाइन जरूर लिखता हूं, संस्कृति मानव जीवन में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन और फूलों में खुशबू। तो जैसे दूध में मक्खन अंदर छुपा हुआ है लेकिन दूध की जान मक्खन है, वैसे ही फूलों में अंदर खुशबू छुपी है और फूलों की जान खुशबू है, क्योंकि फूल केवल खुशबू के लिए ही तो पहचाने जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो कुछ है, उसका ज्ञान, उसके विचार, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी समझने की शक्ति, ये सब कुछ, उसका व्यवहार, उसकी आदतें, ये सब कुछ उसकी संस्कृति है। बहुत सरल शब्दों में हमने इसे समझ लिया है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। आगे इसकी मूल पॉइंट्स पर आते हैं। संस्कृति की विशेषताएं बताइए, ऐसा एक प्रश्न आता है। संस्कृति क्या है? मानव का सीखा हुआ व्यवहार है संस्कृति। संस्कृति मानव निर्मित होती है। मानव ने ही तो निर्मित की है, कुत्तों ने थोड़ी निर्मित की, मछलियों ने थोड़ी निर्मित की, हाथी ने भी निर्मित नहीं की। तो पहला पॉइंट है संस्कृति मानव का सीखा हुआ व्यवहार है। दूसरा पॉइंट है मानव निर्मित होती है। तो जब मनुष्य का सीखा हुआ है तो मानव ने ही निर्मित किया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। प्रत्येक संस्कृति अपने आप में पूर्ण होती है। देखो, हर एक संस्कृति अपने आप में पूर्ण है। जैसे इंदौर की एक अलग संस्कृति है, मालवा की एक अलग संस्कृति है, भारत की एक अलग संस्कृति है, अमेरिका की एक अलग संस्कृति है, ऑस्ट्रेलिया की एक अलग संस्कृति है, और सारी संस्कृतियां अपने आप में पूर्ण हैं। किसी एक संस्कृति की दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, ये याद रखना। किसी भी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से नहीं की जा सकती। कोई संस्कृति हीन या श्रेष्ठ नहीं होती। कोई भी संस्कृति हीन या मतलब बड़ी, बहुत अच्छी, विकसित, या कोई भी संस्कृति
जो है वो खराब नहीं होती, संस्कृति संस्कृति होती है, क्योंकि जैसी उसकी समाज बनी होगी उसका विकास उसी चरण में होगा। यहां अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। मैं उदाहरण देता हूं, जब आप अंडमान निकोबार में जाएंगे तो वहां आपको 2-3 जनजातियां मिलेगी, ओंगे, जरावा, शेम्पियन, शेटली जैसी जनजातियां। वहां पर जब कोई भी मेहमान उनके घर पे आता है तो उनके स्वागत करने का तरीका क्या है वो समझिए। इनके घर पे जब कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत करने का सिस्टम ऐसा है कि उनको दरवाजे के गेट पर खड़ा कर लिया जाता है और जो घर वाला व्यक्ति होता है वो उनके मुंह पर थूकता है और दूसरे व्यक्ति जो मेहमान आया है वो उनके मुंह पर थूकता है और इस तरीके से स्वागत किया जाता है। अगर आज मैं अपनी संस्कृति की तुलना उस संस्कृति से करूं तो गलत है, क्योंकि उनकी संस्कृति का ये एक हिस्सा है कि वहां स्वागत करने की ये परंपरा है। हमारे घर पर जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठाते हैं, स्वागत करते हैं, हालचाल पूछते हैं। हमारे यहाँ ये तरीका है। तो यहाँ कोई भी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। संस्कृति कोई भी हीन या श्रेष्ठ नहीं होती है। यह पशुओं में नहीं पाई जाती है। संस्कृति सीखा हुआ या ग्रहण की जाती है। देखो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति पागल हो, जन्म से कोई मनुष्य का बच्चा पागल हो और वो संस्कृति को ग्रहण ही ना करे, तो जब वो बड़ा होगा तो उसे नहीं याद होगा कि खाना कैसे खाया जाता है, पानी कैसे पिया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, साइकिल कैसे चलाई जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप सब लोग। और आगे बढ़ते हैं, अब संस्कृति का महत्व समझ लेते हैं। संस्कृति का महत्व क्या है भाई? संस्कृति बहुत विशेष चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण में मौलिक है। संस्कृति मानव के मूल्यों और आदर्श प्रदान करती है। अब हमारे मूल्य और आदर्श, हमारी सोचने की समझने की शक्ति कहां से आई? हमारी संस्कृति से आई। तो ये सब बातें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। मेरा जो व्यक्तित्व है कैसे बना? वो मेरी संस्कृति से बना। मेरी संस्कृति अगर मुझ में नहीं होती तो आज कुत्ते में और मुझ में कोई विशेष अंतर नहीं होता। उसके खाना खाने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, मेरे बिना बोलने में तो बोल ही नहीं पाता, क्योंकि संस्कृति नहीं होती तो भाषा कैसे व्यक्त करता, मैं अभिव्यक्ति कैसे करता। मानव की आदतों को निर्धारित करती है। संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है। संस्कृति अनुभव और कार्य कुशलता को बढ़ाती है। संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे सुरक्षा? संस्कृति ने हमारे अपने दिमाग में ये डाल दिया कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। किसी के जीवन में ये डाला होगा कि पैसे कमाना उसका जीवन का लक्ष्य है। अगर हम सबको ये पता ही नहीं होता कि हमें जिंदगी में क्या करना है तो हम क्या करते? लेकिन हमारी सबकी संस्कृतियों ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है, अच्छे से जीवन को जीना, इस जीवन में मानव की सेवा करना। ये हमारी संस्कृति ने हमको सिखा दिया, इसलिए मानवीय सुरक्षा आ गई। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान, संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। कैसे करती है संस्कृति समस्याओं का समाधान? देखो, हमारे जो विभाजन है उसे संस्कृति दूर कर देती है। जाति का भेद हो, धर्म का भेद हो, ऊंच नीच का भाव हो, सबको संस्कृति दूर करती है। संस्कृति सामाजिकरण में योगदान देती है। संस्कृति ही परिस्थिति का भूमिका का निर्धारण करती है और संस्कृति सामाजिक नियंत्रण का काम करती है। आप लोग आतंकवादी क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपकी संस्कृति आपको वो काम करने की इजाजत नहीं देती, आप पर नियंत्रण रखती है, इसलिए आप आतंकवादी नहीं बनते। आप किसी का बलात्कार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके अंदर निहित है कि आपको ऐसे गलत कार्य नहीं करना। और ये कहां से निहित हुआ? ये आपकी संस्कृति ने आपको सिखाया कि आपको ऐसे कोई गलत काम नहीं करना है। तो इनडायरेक्टली संस्कृति सामाजिक नियंत्रण भी करती है, ये करती ही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। संस्कृति का अर्थ हम समझ लेते हैं। वैसे ये कोई काम की बात नहीं है, संस्कृति का अर्थ कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन शाब्दिक अर्थ हमें पता हो इसलिए मैं बता देता हूं। मीनिंग ऑफ द कल्चर, ये शब्द का संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत और संस्कृति ये दोनों ही शब्द संस्कार शब्द से बने। किस शब्द से बने? संस्कार शब्द से बने हैं। संस्कार शब्द का अर्थ होता है कुछ कृत्यों अर्थात कुछ रिचुअल्स की पूर्ति करना। एक हिंदू जो व्यक्ति होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रिचुअल्स करता रहता है
ताकि वो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। एक हिंदू जन्म से अनेक प्रकार के संस्कार करता है जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। अर्थात संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वह मूल्य या वो चीजें होती हैं जो मनुष्य को मनुष्य के समान व्यवहार करना सिखाती है, वही सब उसकी संस्कृति बन जाती है। याद रखिएगा। इसका समाज शास्त्रीय अर्थ भी आपको याद हो, यह भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। समाज शास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। संस्कृति को समाज शास्त्रीय अर्थ में किस रूप में परिभाषित किया जाता है कि वहां लोगों की विरासत है। किसकी विरासत है? हमारी पिछली पीढ़ी की विरासत है। देखो यहां जो मैं अर्थ समझा रहा हूं संस्कृति का, वो सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में सही है। अगर आप इतिहास की किताब खोल लोगे तो हो सकता है वो मुझसे अलग बातें लिख रहे हो। भाई मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, इसलिए सोशियोलॉजी के टर्मिनोलॉजी में यही आपको पढ़ना है। याद रखिएगा। समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बियरस्टीड, ये एक समाजशास्त्री हैं, लिखते हैं संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, वे सब उसकी संस्कृति कहलाती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा आप सब लोग, बहुत विशेष पॉइंट है, इसे एक बार रीड करिए और आगे बढ़ते हैं। इस परिभाषा को बहुत अच्छे से समझो। रॉबर्ट बियरस्टीड क्या कहते हैं? संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम अब विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। बहुत ध्यान से इस परिभाषा को समझ लीजिए तो आपका सोशियोलॉजिकल संस्कृति जो है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो हो सकता है कि आप लोगों के विचार मुझसे नहीं मिलते हों, क्योंकि आप सब लोगों ने कहीं हिस्ट्री में, कहीं जूलॉजी में, किसी न किसी सब्जेक्ट में संस्कृति पढ़ रखा है। ये संस्कृति जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यही बात अगर मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा तो वहां मुझे आपको ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि संस्कृति के दो रूप होते हैं, एक सभ्यता और एक संस्कृति। भौतिक रूप को संस्कृत सभ्यता कहते हैं और भौतिक रूप को संस्कृति कहते हैं, नहीं, लेकिन सोशियोलॉजी में संस्कृति एक ही होती है। इसके दो रूप होते हैं, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक और अभौतिक पर आगे हम चलेंगे, लेकिन ये मूल अर्थ इसका समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति क्या होती है? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? पहली बार समाज शास्त्र में केवल एक ही शब्द प्रचलन में था। उन सब बातों के लिए जो मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य ने अपनी पीढ़ी से पीढ़ी को हस्तांतरित की है, भले ही वो खाना हो, भले ही वो घर हो, भले ही वो विचार हो, भले ही वो व्यवहार का तरीका हो, भले ही वो बोलने की बातें हो, या भले ही वो उसके कोई और स्वरूप हो, जैसे कि उसने एरोप्लेन बनाया, ये भी उसकी मनुष्य द्वारा बनाया गया, इसलिए उसकी संस्कृति है। तो अमेरिकन समाजशास्त्री आगबर्न नाम के व्यक्ति पहली बार कहते हैं कि यार संस्कृति में मुझे दो अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। एक वो जो कि मटेरियलिस्टिक है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति है, और दूसरी वो जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की परंपराएं, व्यक्ति की मान्यताएं, इनको हम देख नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि संस्कृति को दो भागों में बांटा जाना चाहिए, भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटे हैं। इसका वर्गीकरण उन्होंने अभौतिक और भौतिक के आधार पर या वैज्ञानिक तरीके से आधार पर स्वीकार किया कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। आगे वो कहते हैं कि भौतिक संस्कृति क्या होती है भैया, या मटेरियलिस्टिक कल्चर क्या होता है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं, अर्थात ऐसी सभी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम इंद्रियों के द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति में घड़ी, पेन, पंखा, मोटर, मशीन, औजार, वस्त्र, वाद्य यंत्र, जहाज, रेल, वायुयान, ये सब कुछ, क्योंकि ये सब भी मनुष्य ने बनाया है, इसलिए ये सब भी उसकी संस्कृति है और यही उसकी संस्कृति का भौतिक पक्ष अर्थात भौतिक संस्कृति कहलाती है।
पुरानी पीढ़ी की को नई पीढ़ी के रूप के पास भौतिक संस्कृति अधिक है। भौतिक संस्कृति की विशेषताओं को हम धीरे से समझते हैं। चलो समझते हैं। भौतिक संस्कृति जो है वो मूर्त होती है। मूर्त का मतलब क्या? जो दिखाई दे, जो हमें, जिसे हम छू सकें, वो सब भौतिक संस्कृति है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है। संचयी कैसे होती है? जैसे एक बार आपने कुछ बना लिया तो अगली बार कुछ और बनाओगे, फिर कुछ और बनाओगे, तो धीरे धीरे मटेरियल बनता जाएगा, नया नया मटेरियल बनता जाएगा और ये संचयी रूप धारण करेगी, अर्थात इसके अंगों में निरंतर वृद्धि होती है। चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, ऐसा इसे मापा भी जा सकता है। भौतिक संस्कृति को उपयोगिता और लाभ के आधार पर मूल्यांकन सरल है। हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए उपयोगी और कौन सी नहीं है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र हो जाता है। जैसे आप मोबाइल खरीद कर लाए होंगे, तो जैसे मैंने मोबाइल खरीदा 14 प्रो मैक्स, है ना, अब नया फोन आ गया अगले साल 15 प्रो मैक्स, फिर 16 प्रो मैक्स, ऐसे फोन आते रहते हैं। तो ये जो संस्कृति का भौतिक पक्ष है, इसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन आते हैं। आप देखिए पहले के जमाने में स्कूटर चलती थी, फिर टू व्हीलर गाड़ियां आई, फिर स्कूटी आ गई, तो ये परिवर्तन होते जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होना भौतिक पक्ष कहलाता है, या भौतिक संस्कृति का प्रसार बहुत आसानी से होता है, ये भी याद रखिएगा। अभौतिक संस्कृति क्या होती है भैया? नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर। मेकाइवर नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो केवल अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति मानते हैं, बाकी उसको संस्कृति नहीं मानते। अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया, याद रखिएगा। सबसे पहली बार सोरोकिन ने इसे भावात्मक संस्कृति कहा। क्या कहा? भावात्मक संस्कृति। याद रखिएगा, अभौतिक संस्कृति को किसने भावात्मक संस्कृति कहा? सोरोकिन ने कहा। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त होते हैं, जिनका कोई मापतोल, आकार, रंग, रूप नहीं होता। अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विश्वास, विचार, मापदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्ति, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि चीजों को सम्मिलित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृति के दो भाग किसने किए? अकबर्न ने किए, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। फिर भौतिक में कौन कौन से हिस्से को सम्मिलित किया और अभौतिक में कौन से हिस्से को सम्मिलित किया। आगे बढ़ते हैं। भौतिक संस्कृति की, अभौतिक संस्कृति की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। यह अमूर्त होती है। चूंकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता, क्योंकि मूर्त ही नहीं है तो मापोगे कैसे। अभौतिक संस्कृति बहुत जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति का उपयोग लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम होता है। आपने देखा समाज में जो चीजें चल रही है, जैसे सती प्रथा, जैसे पर्दा प्रथा, जैसे हमारे जो दादा परदादा की सोच है, उनमें परिवर्तन ना मात्र के बराबर होता है। धीरे धीरे समय के साथ थोड़ा सा परिवर्तन आता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो इनमें परिवर्तन बहुत कम होता है। जबकि भौतिक चीजों में मैंने बताया कि एक साल 14 प्रो आया, उस साल 15 प्रो आया, अगले साल 16 प्रो आ जाता है। एक साल स्कूटी आई, फिर अगले साल कुछ और आ जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाते हैं। हो सकता है 2-4 साल बाद हाइड्रोजन व्हीकल आ जाए। तो कितना परिवर्तन होता है। सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, वरन थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक और आंतरिक जीवन से होता है, ना कि भौतिक और बाहरी जीवन से। देखो सीधी सी बात है, भौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के बाहरी जीवन से है और अभौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के आंतरिक जीवन से है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर हम देख लेते हैं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है। देखो अभौतिक चीजें जो है ना, जैसे हमारे यहाँ विवाह का स्वरूप कितनी देर में सालों से एक जैसा विवाह होते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग गार्डन में विवाह करने लगे, या धीरे धीरे मैरिज करने का या शादी करने का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जाति के बाहर भी विवाह होने लगे, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जबकि भौतिक संस्कृति में अपेक्षाकृत बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है। भौतिक संस्कृति में की वृद्धि धीमी गति से होती है। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य होती है। शीघ्र ग्राह्य का मतलब मनुष्य जल्दी से ग्रहण कर लेता है। जैसे आप देखो कि अगर हमें हमारे देश में
उज्ज्वला नाम की योजना आई तो लोगों ने फटाफट घर के जो चूल्हा था, रोटी बनाने की प्रथा थी, परंपरा थी, चूल्हे पे थी, लकड़ी जला करके, कोयला जला करके उसे फटाफट टंकी से चेंज कर लिया। लेकिन अगर हम किसी को कहें कि नहीं, आप रोटी खाना खाने का तरीका चेंज कर लो, उसको इस हाथ से ना खाते हुए इस हाथ से खा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत धीमी गति से चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। भौतिक संस्कृति सरलता से मापी जा सकती है, जबकि अभौतिक संस्कृति सरलता से मापी नहीं जा सकती। भौतिक संस्कृति सरल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। भौतिक संस्कृति संचय होती है और आविष्कारों के कारण उसमें लगातार वृद्धि होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति जो है वो भौतिक के समान संचय नहीं होती, उसमें वृद्धि नहीं होती, वो एक जैसी बनी रहती है। भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ और उपयोगिता के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृति अच्छी है बुरी है इसके आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे। आज के इस वीडियो में हमने संस्कृति के मूल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। संस्कृति का ये कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि संस्कृति से रिलेटेड छोटी छोटी बातें, जैसे सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, गरीबी की संस्कृति क्या होती है, सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है, ये सब पॉइंट्स हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको अभी यहीं रोकते हैं। आप सभी को अगर ये सांस्कृतिक वाला चैप्टर दिमाग में सेट हो गया कि संस्कृति क्या होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब लोगों को फिर से एक बार बता दूं, संस्कृति में वह सब कुछ आता है सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में, जो कि देखिए यहां होशियार मत बनिएगा, यहां ये मत सोचना शुरू कीजिएगा कि सभ्यता अलग होती है और संस्कृति अलग होती है, ऐसा सोशियोलॉजी में नहीं है। सोशियोलॉजी में सभ्यता और संस्कृति दोनों को मिलकर के संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आगे हम उसी में डिवाइडेशन अलग कर लेंगे, अकबर ने उसे अलग प्रकार से विभाजित किया, लेकिन सोशियोलॉजी की मूल विषय वस्तु के हिसाब से संस्कृति और सभ्यता में कोई बहुत अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही संस्कृति के ही अंग होते हैं, ये याद रखिएगा। संस्कृति क्या है? मानव द्वारा सीखा हुआ व्यवहार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसने सीखा है, वे सब कुछ, वे भले भौतिक चीजें हो या अभौतिक चीजें हो, सब कुछ संस्कृति कहलाती हैं। यहीं पर इसको रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।